एवरीवन, वेलकम टू केंद्रिका एकेडमी। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो इकोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है लोटका-वोल्टेरा मॉडल। इस मॉडल में जो बताया गया है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिए गए हैं, उसको समझने से इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेनली CSIR टेट GRF के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इस वीडियो में हम केवल इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि लोटका-वोल्टेरा मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या है, और नेक्स्ट वीडियोस में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोटका-वोल्टेरा मॉडल स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स के बारे में हमें क्लियर होना चाहिए, तो उन टर्म्स पे फोकस करते हैं। जैसे हैबिटेट एंड निश। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट जिस फिज़िकल इन्वायरमेंट में हम रहते हैं वो हमारा हैबिटेट है, मींस जहाँ हम रहते हैं वो हमारा हैबिटेट है। निश क्या है? हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर किस तरह का फंक्शनल रोल प्ले कर रहे हैं, हम वहाँ पे किस तरीके से अपने इम्पोर्टेंस को साबित कर सकते हैं, ये हमारा निश होता है। ठीक है, यहाँ वहाँ पे किस तरीके के रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें निश में आती हैं। ओडम ने बहुत ही अच्छी डेफिनेशन से इसको समझाने की कोशिश की है। ये तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर हैबिटेट एड्रेस को बता रहा है कि किसी भी इंडिविजुअल की, तो निश क्या बताएगा? उसकी प्रोफेशन को। जिस तरीके से प्रोफेशन में हम अपना फंक्शनल रोल प्ले करते हैं, उसी तरीके से किसी हैबिटेट में रहते हुए कोई ऑर्गेनिज्म जो फंक्शनल रोल प्ले कर रहा है वो उसका निश है। अब उसके बाद गॉस ने क्या बताया वो भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है। गॉस ने बताया कि अगर सेम निश है, वहाँ दो तरीके की स्पीशीज़ अगर रह रही हैं, स्पीशीज़ 1 एंड स्पीशीज़ 2, तो सेम निश को ऑक्यूपाई करने के कारण उनकी जो ज़रूरतें हैं वो भी सेम हैं, और सेम ज़रूरतों के कारण वो जो रिसोर्सेज यूटिलाइज करेंगे वो भी सेम होगा। तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या? S1 S2 दो स्पीशीज़ हैं, उनमें होने लग जाएगा झगड़ा, कंपटीशन, कि हम ये रिसोर्स यूटिलाइज करेंगे तो हम ये यूटिलाइज करेंगे। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि जो उसमें स्ट्रांग होगा वो जीत जाएगा और दूसरा वाला हार जाएगा। हारने का क्या मतलब है? S1 S2 को रिप्लेस कर देगा वहाँ से। ठीक है, या अगर S2 स्ट्रांग होगा तो वो S1 को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, ये हमें पता कैसे चलेगा कि दो लोग अगर एक ही निश को ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो उनमें से कौन जीत रहा है और कौन लूज कर रहा है? कैसे पता चलेगा हमें? लोटका-वोल्टेरा मॉडल से। ठीक है, अगर मान लेते हैं इनमें से कोई भी जीता या हारा नहीं, इन लोगों ने क्या किया? साथ साथ रहना मंजूर कर लिया। अब इंसान अगर साथ साथ रहना मंजूर कर लिया है, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा है, मतलब उनके बीच में कोई ना कोई समझौता हो गया होगा। वो समझौता किस तरीके का था? वहाँ के रिसोर्सेज की पार्टीशनिंग। ठीक है, रिसोर्सेज की पार्टीशनिंग करने के बाद आधा रिसोर्स S1 यूटिलाइज कर ले और आधा रिसोर्स S2 यूटिलाइज कर ले तो कोई झगड़ा नहीं होगा। ठीक है, और वो साथ साथ रह सकते हैं। लेकिन अगर ये पार्टीशनिंग नहीं हो पाई, दोनों ही लड़ झगड़ रहे हैं, ना कोई जीता ना हारा, तो वो जो चीज़ होगी वो एक अनस्टेबल इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो जो भी दो स्पीशीज़ हैं वो किसी सेम निश में रह रही हैं, तो उनके बीच में जो भी कंपटीशन हो रहा है उसके आउटकम को समझने के लिए हम लोटका-वोल्टेरा मॉडल को फॉलो करते हैं। या ये भी कह सकते हैं, लोटका-वोल्टेरा ने अपने मॉडल में ये बताया कि अगर दो स्पीशीज़ हैं तो किस तरीके से उनके बीच में किस तरीके का इंटरेक्शन हो रहा है, और मेनली उन्होंने जो इंटरेक्शन बताया वो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन को बताया। इंट्रा नहीं, इंटर स्पेसिफिक, मतलब दो स्पीशीज़ के बीच में होने वाले इंटरेक्शन को बताया लोटका-वोल्टेरा ने। ठीक है, अब आ जाते हैं मॉडल पे। ठीक है, जो लोटका-वोल्टेरा मॉडल, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, एक मैथमेटिकल मॉडल है जो दिया किसने? एल्फ्रेड लोटका और वीटो वोल्टेरा ने। ये उनके नाम हैं जिन्होंने ये मॉडल दिया। ठीक है, अब देखिए, ये एक जनरल इक्वेशन है जो लॉजिस्टिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रही है विद कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कैसी होती है जिसके बारे में हम
पढ़ चुके हैं, एस शेप्ड उसका कर्व आता है। ये ऊपर वाला जो ये डैश डैश लाइन है वो कैरिंग कैपेसिटी को बताती है, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ को एक्सप्रेस करने वाला ग्राफ है। ठीक है, तो अगर किसी एक ही स्पीशीज़ की बात करते हैं, एक टाइम पे हम एक ही स्पीशीज़ को कंसीडर करेंगे, तो ये वाला इक्वेशन फॉलो होगा। ठीक है, जिसमें हम उस स्पीशीज़ की ग्रोथ रेट को निकाल सकते हैं। dN/dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी स्पीशीज़ की ग्रोथ रेट। ओके, अब अगर मान लेते हैं दो स्पीशीज़ हैं, ठीक है, दो स्पीशीज़ को कंसीडर करेंगे, तो ये वाला जो टर्म है, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम दो स्पीशीज़ को कंसीडर करते हैं तो ग्रोथ रेट क्या होगी। अगर एक स्पीशीज़ को कंसीडर करेंगे तो जो ग्रोथ रेट होगी, और दो स्पीशीज़ को कंसीडर करेंगे तो जो ग्रोथ रेट होगी वो पहले वाले से कम होगी, क्योंकि दो स्पीशीज़ आ गई, कंपटीशन क्रिएट होगा, तो ग्रोथ रेट में कमी आएगी ही आएगी। तो ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें अगर हम ऐड कर दें, तो हम दो स्पीशीज़ अगर प्रेजेंट हैं तो उसमें से हर एक दोनों स्पीशीज़ की हम ग्रोथ रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं लोड का वोल्टेरा मॉडल का यूज़ करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अगर दो स्पीशीज़ हैं तो उनके बीच में एक कंपटीशन कोएफिशिएंट भी ऐड हो जाता है, जिसको हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दो स्पीशीज़ में जो इंटरेक्शन है वो इस तरीके का हो सकता है कि α12 और α21। α12 का मतलब है किस तरीके से स्पीशीज़ 2 स्पीशीज़ 1 को अफेक्ट कर रही है, α21 का मतलब है किस तरह से स्पीशीज़ 1 2 को अफेक्ट कर रही है। इसमें जो लिखा हुआ है उसको हम उल्टा रीड करते हैं, जैसे α12 लिखा है तो 2 1 पे जो इफेक्ट डाल रही है, और α21 लिखा है तो 1 2 पे जो इफेक्ट डाल रही है, ये बात हो जाएगी। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा हुआ है, α12 क्या है, इफेक्ट ऑफ स्पीशीज़ 2 ऑन स्पीशीज़ 1, और α21 क्या है, इफेक्ट ऑफ स्पीशीज़ 1 ऑन स्पीशीज़ 2। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे इन्होंने बताया क्या। ये हमारी जनरल इक्वेशन है जब हम किसी एक स्पीशीज़ को एक टाइम पे कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर कोई स्पीशीज़ 1 है, उसका ग्रोथ रेट अगर हमें पता करना है स्पीशीज़ 2 की प्रेजेंस में, तो हम क्या लिख लेंगे, dN1/dt इज इक्वल टू R1N1, ब्रैकेट में हो जाएगा K1 माइनस N1 माइनस α12 इंटू N2 अपॉन K1। ये चीज़ इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गई, या कह सकते हैं ग्रोथ रेट में से उतनी चीज़ माइनस हो गई, मतलब ग्रोथ रेट में कमी आ गई। तो जो हमारी N1 की ग्रोथ रेट है, स्पीशीज़ N1 की जो ग्रोथ रेट है, उसमें कमी आ जाएगी कितनी, α12 इंटू N2 की। ठीक है, क्योंकि वो टर्म इसमें से माइनस हो रहा है। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में से ये टर्म अगर माइनस हो जाएगा तो dN1/dt आ जाएगा, या स्पीशीज़ 1 की ग्रोथ रेट आ जाएगी। ठीक, इसी तरीके से स्पीशीज़ 2 के लिए भी निकल जाएगा। इसके बाद हमें देखना है कि अगर dN1/dt 0 हो जाए, इसका मतलब क्या है, स्पीशीज़ 1 की ग्रोथ रेट अगर 0 है तो क्या कंडीशन होगी वहाँ पर। स्पीशीज़ 1 की बात हो रही है, स्पीशीज़ 1 की ग्रोथ रेट 0 है, तो ये इक्वेशन 0 हो गई। ठीक, तो R1N1 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। कैसे, हम नॉर्मल मैथ की बात है, AB इज इक्वल टू अगर 0 है तो या तो A इज इक्वल टू 0 होगा या तो B इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे A क्या है, R1N1, B क्या है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर A 0 हो जाता है या R1N1 0 हो गए, मतलब R1 भी 0 हो गया, N1 भी 0 हो गया, ग्रोथ रेट भी 0 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, K1 माइनस N1, N1 भी 0 ही हो गया, इसको हटा देंगे, माइनस α12 N2, ये तो 0 हो गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, K1 इज इक्वल टू α12 N2, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, N2 इज इक्वल टू K1 अपॉन α12। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है ये कब है, जब हमारा dN1/dt इज इक्वल टू 0 है, मतलब जो स्पीशीज़ 1 है उसकी ग्रोथ रेट 0 है। ठीक, अब देखिए स्पीशीज़ 1 की ग्रोथ रेट 0 है का मतलब क्या हुआ, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि स्पीशीज़ 1 ग्रो नहीं कर रही तो कौन ग्रो कर रहा है, स्पीशीज़ 2। ठीक है, स्पीशीज़ 2 विन हो गई, इसका मतलब तो यही हुआ। ठीक है, तो इसमें देखिए N2 इज इक्वल टू K1 अपॉन α12 आ गया हमारा। अब उसमें इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन के लिए N1 की वैल्यू निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो dN1/dt ज़ीरो करके हमने यहाँ N2 की वैल्यू निकाल ली और इधर N1 की वैल्यू निकाल ली। N1 इज इक्वल टू आ जाएगा K2/α21। उसके बाद एक ग्राफ बना लेते हैं हम N1 और N2 के बीच में, जिसमें N1 की कैरिंग कैपेसिटी है K1, ठीक है, और N2 की कैरिंग कैपेसिटी हमने जो निकाली है वो इतनी हो जाएगी K1/α12। उसको हमने इधर लिख दिया। अब इधर की साइड में अगर हम चलेंगे इधर तो क्या होगा, देखिए N1 का नंबर बढ़ेगा, मतलब स्पीशीज़ 1 बढ़ेगी। नॉर्मल देखिए ग्राफ बना हुआ है जिसमें अगर हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो N1 एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ N1 बढ़ रहा है, मीन्स स्पीशीज़ 1 बढ़ रही है। और इधर की साइड से चलेंगे तो मतलब स्पीशीज़ 1 कम हो रही है, ठीक है। इधर की तरफ चलेंगे तो N1 कम होता चला जाएगा, इधर की तरफ चलेंगे तो N2 बढ़ता जाएगा। यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी वाली इक्वेशन में हम देखेंगे, दूसरी वाली इक्वेशन में N1 इज इक्वल टू K2/α21 आ गया। उसमें भी हम N1 और N2 की बात करें तो अब यहाँ N2 को अगर हम कंसीडर करें, N2 की कैरिंग कैपेसिटी यहाँ K2 है। नीचे की तरफ आएंगे तो स्पीशीज़ 2 कम होगी और ऊपर की तरफ आएंगे तो स्पीशीज़ 2 बढ़ेगी। वही चीज़ इस ग्राफ में शो की गई है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन बना करके ये शो किया गया है कि स्ट्रेट लाइन के इधर की साइड में अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो स्पीशीज़ 1 बढ़ रही है और इधर उल्टा चल रहे हैं तो स्पीशीज़ 1 कम हो रही है। वही चीज़ इसमें हम वर्टिकल लाइंस के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल हमने एक इक्वेशन निकाला है जिसमें एक स्पीशीज़ की ग्रोथ रेट को 0 कंसीडर करके N2 की वैल्यू निकाल ली है और स्पीशीज़ दूसरे की ग्रोथ रेट को 0 कंसीडर करके हमने N1 की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। N1 की वैल्यू ये तब है जब N2 की ग्रोथ रेट 0 है, ये N2 की वैल्यू है जब N1 की ग्रोथ रेट 0 है। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया गया। अगर α21, ये देखिए, अगर α21 ज़्यादा है α12 से, इसका क्या मतलब हुआ कि जो स्पीशीज़ 1-2 को अफेक्ट कर रही है वो ज़्यादा है जितना स्पीशीज़ 2 1 को इफेक्ट कर रही है। मतलब 1 का 2 पे इफेक्ट ज़्यादा है, 1 का 2 पे इफेक्ट ज़्यादा है तो कौन जीतेगा, 1 ही जीतेगी, ठीक है। इसी तरीके से ये देखिए, अगर 2 का 1 पे इफेक्ट ज़्यादा है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, और मतलब 2 का 1 पे इफेक्ट ज़्यादा है तो इसमें कौन जीतेगा, 2 जीतेगी, क्योंकि 2 ईजिली रह रही है, वो 1 को ज़्यादा इफेक्ट पहुंचा रही है, 1 उतना ज़्यादा 2 को इफेक्ट नहीं पहुंचा पा रहा है, ठीक है। तो अगर 1 2 को ज़्यादा इफेक्ट पहुंचाएगा तो 2 हार जाएगी, 2 1 को ज़्यादा इफेक्ट पहुंचाएगा तो 1 हार जाएगी, ठीक है। अब इसको देखिए, जो हमने पीछे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाया है इसमें देखिए आप, ठीक है। अगर α21 α12 से ज़्यादा है, मतलब कहाँ से की बात की जा रही है, यहाँ की। α21 ज़्यादा है तो क्या होगा, अगर ये नीचे वाला डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो K2 अपने आप कम हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर α21 ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, K2 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, K2 कम हो जाएगा, तभी ये इक्वेशन बैलेंस हो पाएगी। तो α21 जब ज़्यादा रहेगा तो K2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ लिखी गई है। इसी तरीके से अगर स्पीशीज़ 2 का इफेक्ट 1 पे ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, 2 का 1 पे इफेक्ट ज़्यादा है, मतलब 2 वाला ज़्यादा अच्छी तरीके से रह सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, K1 इज़ लेस देन K2। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये K2 है, K12 नहीं है, K2 है, ठीक है। तो अगर α21 ज़्यादा है तो देखिए जो ग्राफ बना हुआ है इसमें 2 लाइनें हैं। 2 लाइनें क्यों हैं, क्योंकि 2 स्पीशीज साथ साथ रह रही हैं। उसमें से कौन सी जीतेगी, जिसका इफ़ेक्ट कम है वही जीतेगी, और जिसका इफ़ेक्ट ज़्यादा है वो हार जाएगी। जैसे अगर हम इसकी बात करें, α21 ज़्यादा है इसमें, ठीक है, α21 ज़्यादा है मतलब 2 ज़्यादा अफेक्टेड हो रही है, तो क्या हो जाएगा, 2 हटा दी जाएगी। यही चीज़ लिखी है, देखिए
यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह अल्फा 2 1 ज़्यादा है, मतलब 2 ज़्यादा इफेक्ट पहुँचा रही है 1 को, तो 1 नहीं रह पाएगी, 1 एक्सक्लूड हो जाएगी, यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। तो अगर हमारे पास ग्राफ है, उसको हमें देख के बताना है कि कौन सी स्पीशीज़ विन करेगी, तो हमें पूरा मैथमेटिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो ग्राफ बाहर की साइड में बना होगा, वो जिस स्पीशीज़ को बता रहा होगा वही जीतेगी, ठीक है। जैसे इस ग्राफ में देखिए, आपको कुछ नहीं सोचना है, जो ग्राफ बाहर की तरफ बना होगा वही स्पीशीज़ जीतेगी और अंदर वाली हार जाएगी। इसमें बाहर की तरफ किसका ग्राफ बना हुआ है? K1 वाले का, मतलब इसमें स्पीशीज़ 1 जीतेगी, स्पीशीज़ 1 इसमें विन करेगी। इसमें देखिए बाहर किसका ग्राफ बना हुआ है? K2 का, तो स्पीशीज़ 2 इसमें विन करेगी और स्पीशीज़ 1 क्या करेगी? हटा दी जाएगी, एक्सक्लूड कर दी जाएगी। तो ग्राफ देख के डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि कौन सी स्पीशीज़ विन कर रही है, ठीक है। कौन विन करेगी? जिसका ग्राफ बाहर की साइड में बना होगा। सिंपली हमें यही देखना है एग्जाम में, ओके। नेक्स्ट देखिए, ये तो तब होगा जब एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ को एक्सक्लूड कर देगी, तब के ये दो ग्राफ हैं, ठीक है। कौन किसको एक्सक्लूड करेगा, ये ग्राफ देख के हम बता सकते हैं। लेकिन अगर एक्सक्लूजन नहीं हो रहा है, दो स्पीशीज़ को एग्जिस्टेंस में हैं, साथ साथ रह रही हैं, तो दो कंडीशन हो सकती है, स्टेबल को एग्जिस्टेंस हो सकता है और नॉन स्टेबल को एग्जिस्टेंस हो सकता है, ठीक। उसको हम किस तरीके से समझेंगे ग्राफ से, ये देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, अगर K1 और K2 दोनों ही स्पीशीज़ की कैरिंग कैपेसिटी वैल्यूज़ कम है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। दो स्पीशीज़ हैं और उन दोनों की ही कैरिंग कैपेसिटी अगर कम है, तो क्या करेंगे वो लोग? धीरे धीरे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके रिप्रोड्यूस करेंगे। कैरिंग कैपेसिटी कम है तो क्या होगा? वो साथ साथ रह सकते हैं। लेकिन अगर कैरिंग कैपेसिटी उनकी ज़्यादा है तो क्या होगा? वो स्टेबल इंटरेक्शन नहीं होगा, स्पीशीज़ क्या करेंगी? साथ साथ नहीं रह पाएंगी। तो बस हमें इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि अगर दो स्पीशीज़ हैं और उनके K1 और K2 की वैल्यू देखिए इसमें कम है, तो क्या होगा? स्टेबल कोएग्जिस्टेंस। लेकिन अगर K1 K2 की वैल्यू ज़्यादा एक्सीड कर जाएंगी तो ये पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ कोएग्जिस्टेंस देखते ही हम ये समझ जाएंगे। और अगर ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे, जैसा इसमें क्रॉस कर रहे हैं ग्राफ, इसके पहले वाले में पैरेलल बने हुए थे, तो जब ग्राफ क्रॉस करेंगे मतलब वहाँ पे एक्सक्लूजन नहीं हो रहा है, कोएग्जिस्टेंस हो रहा है। और कोएग्जिस्टेंस स्टेबल होगा कि अनस्टेबल, ये हम देखते ही बता लेंगे, क्योंकि अगर कैरिंग कैपेसिटी दोनों ही स्पीशीज़ की कम होंगी तभी स्टेबल कोएग्जिस्टेंस होगा, और अगर कैरिंग कैपेसिटी दोनों ही स्पीशीज़ की ज़्यादा होंगी तो वो अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस होगा, ठीक है। अब केवल ग्राफ पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सॉल्व होते हैं। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं दिमाग लगाना है, ग्राफ को देखना है और समझना है कि कौन सी स्पीशीज़ विन कर रही है, अगर उसमें बात हो रही है किसकी? कंपटीशन की। और अगर कंपटीशन की बात नहीं हो रही है, कोएग्जिस्टेंस की बात हो रही है, तो हमें वहाँ ये बताना होगा कि जो कोएग्जिस्टेंस है वो स्टेबल होगा कि नहीं होगा। यही चीज़ क्या बताई थी वोल्टेरा ने अपने मॉडल में बताई थी, मैथमेटिकल टर्म्स को यूज़ करके। टर्म्स हमें याद नहीं भी हैं, ग्राफ याद है, कॉन्सेप्ट याद है कि कब क्या हो रहा है तो क्या चीज़ हो रही है, उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, तभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।